नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हर बार पाव लाओ चाचा से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे दोस्तों हमारा चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे जो एग्जाम हो दोस्तों, टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उससे दोस्तों हमेशा इससे टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 पे कुछ बैचेस दिए गए हैं। आपका हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात उठती है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कि आखिर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था। तो आप जानिए दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था इवान पावलोव ने। ये हमारे महारथी थे, महान आत्मा इवान पावलोव दोस्तों प्रवर्तक। इवान पावलोव का दोस्तों 1849-1993 में ये दोस्तों कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे दोस्तों। इन्हें दोस्तों अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन माना जाता था। इवान पावलोव को दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का क्या माना जाता था? प्रतिपादक माना जाता था। और उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे किया था दोस्तों? डॉग पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? डॉग पे प्रयोग किया था दोस्तों। और इन्होंने कुत्तों की पाचन क्रिया के शोध पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने दोस्तों कुत्ते की पाचन क्रिया पे शोध किया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों इन्हें पशु चिकित्सक भी कहा जाता था दोस्तों। इन्होंने पशु से संबंधित और भी कई सारे दोस्तों खोज किए, कई सारे वो किए थे। आइए जानते हैं दोस्तों इनका शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत क्या था और इसके अन्य नाम क्या थे। दोस्तों अन्य नाम की बात की जाए तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे अनुकूलित अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। हमारा दोस्तों इस स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन बने। सर्वप्रथम कि आपका शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पावलोव ने दिया था। इवान पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इवान पावलोव को दोस्तों क्या करते हैं? कुत्तों की पाचन क्रिया पर शोध करने के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन तैयार हो गए, ये आपसे पूछा जा सकता है। आइए, और उनके उपनाम है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत दोस्तों भी इन्हें कहा जाता है। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता था, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता था, शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी कहा जाता था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता था, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता था। इवान पावलोव ने इन सारे सिद्धांतों को दिया है दोस्तों। कभी भी आपसे कोई भी सिद्धांत पूछे बहुत ही आसानी से बता दीजिएगा आप लोग। बस एक दो बार आप लिख लेंगे दोस्तों तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस एक दो बार लिखेंगे, चीज़ें याद हो जाएगी। दोस्तों पावलोव के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जब व्यक्ति के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपक स्थापित किया जाता है तब वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। और लेडल के शब्दों में क्या था कि संबंध सहज क्रिया में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के बजाय एक प्रभावहीन उत्तेजक होता है, तो जो स्वाभाविक उत्तेजक से संबंधित किए जाने के कारण प्रभावपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो यानी कि इवान पावलोव का मानना था कि व्यक्ति के सामने कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस दोस्तों, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस अगर आ जाए तब वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करेगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने घर पे रहते हैं, तभी दोस्तों आपको एक खट खट की आवाज़ सुनाई देती है कि वो दोस्तों तवा होता है बहुत बड़ा सा, जिसपे कि चाट वाला खट खट आवाज़ देता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि अरे चाट वाला आ गया है और हमारे मुँह में पानी आ जाता है दोस्तों। इसी तरह से जब आइसक्रीम वाला आता है तो वो भी एक प्रकार की ध्वनि निकालता है। तो वो सारी ध्वनियाँ क्या होती हैं दोस्तों? एक प्रकार की स्वाभाविक उद्दीपक होती हैं, स्टिमुलस होती हैं, जिस पे हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया करते हैं। हम जान जाते हैं कि भाई चाट वाले भाई आ गए हैं, आइसक्रीम वाले भाई आ गए हैं, और हमारे मुंह में पानी आ जाता है दोस्तों। तो ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है दोस्तों, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती। और विस्तार से जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों फ्री डिलीवरी सारी पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको ले सकते हैं।
नंबर दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो आप सभी इसको कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब जानते हैं पावलोव का प्रयोग दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम पावलोव ने एक कुत्ते को लिया दोस्तों, क्या किया, एक कुत्ते को जो कि बहुत ही भूखा था, और दोस्तों उन्होंने उसमें एक नली लगा दी, उसके मुंह में एक नली लगा दी जिससे कि उसका लार गिरता था। क्या गिरता था, लार गिरता था। उसमें एक बॉक्स रख दिया वहां पे, और दोस्तों लार एकत्र करने का एक यंत्र रख दिया, और दोस्तों एक नली कर दी, भोजन दोस्तों उसके सामने रखा। और तो दोस्तों भूखा था कुत्ता, बहुत ही ज्यादा भूखा था। पहले उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को ऐसे जैसे ही उसके सामने उसके फेवरेट भोजन को रखा दोस्तों उन्होंने, तो उसके मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो गया। एक तो भूखा था, फेवरेट उसके चिकन उकन रख दिए होंगे, और उसके मुंह से लार गिरना बहुत ही ज्यादा प्रारंभ हो गया। तो उन्होंने उस लार की मात्रा को एक डिब्बे में एकत्रित किया। फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया, दूसरी बार जब भोजन दिया कुत्ते को, तो उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई। क्या बजाई दोस्तों, घंटी बजाई, और घंटी बजाकर दोस्तों उन्होंने कुत्ते को भोजन प्रदान किया। ऐसा उन्होंने 1-2 बार किया, और दोस्तों तब उन्होंने ये देखा कि कुत्ते का घंटी के साथ संबंध स्थापित हो गया था। जब वो घंटी बजाते थे, कुत्ता उसी प्रकार से लार गिराता था जिस प्रकार से वो भोजन देखकर लार गिराता था। अभी उसने भोजन देखा भी नहीं दोस्तों, बस इन्होंने घंटी ही बजाई कि कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार गिरना प्रारंभ हो गया। यह भी नहीं कम मात्रा में, उन्होंने यही प्रयोग किया कि उतनी ही मात्रा में, वैसी ही प्रतिक्रिया किया, उतना ही लार उतनी ही मात्रा में गिरना प्रारंभ कर दिया कुत्ते ने। यानी कि ये कुत्ता समझ चुका था कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है। तो दोस्तों ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कि और सबसे जानिए, नियंत्रित वातावरण में एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग करते हुए पावलोव ने कुत्ते के लार को एकत्र करने के लिए एक गले में एक नली लगा दी। क्या लगा दी, एक नली लगा दी, आप देख सकते हैं। और नली लगा दी, और दोस्तों नली लगा दी, और शुरू में भोजन देखने तथा घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी। जैसे शुरू में जैसे ही भोजन देखता था तो लार आ जाती थी, घंटी की आवाज सुनता था तो भी लार आ जाती थी, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है, एक स्वाभाविक है, नेचर है दोस्तों। कोई भी हम भी हैं दोस्तों, हम आप भी हैं, हमें भूख लगी है, हम भूखे हैं, और हमारी फेवरेट डिश दोस्तों चिकन बिरयानी आ गई, चिकन आ गया, और पनीर आ गया दोस्तों, और आ गया जैसे बहुत बच्चियां फुल्की बहुत खाती हैं, चाट आ गया। तो ये चीजें हैं दोस्तों, रसगुल्ला आ गया। तो क्या वो देखते ही मन में जैसे हुआ तो तुरंत हमारे मुंह में क्या जाता है, लार आ जाता है। अरे यार ये तो भूख लगी है, फेवरेट डिश आ गया, क्या बात है, बस टूट पड़ो। तो वो चीज है दोस्तों। तो आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में क्या गया, लार आ जाती थी, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया थी। बाद में जब केवल घंटी ही बजाई जाती थी, बाद में क्या किया गया, केवल घंटी बजाया गया, अभी कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया, तो भी दोस्तों मात्र कुत्ते ने स्वाभाविक रूप से लार गिराना प्रारंभ कर दिया। अभी आपने देखा ही नहीं, आप दोस्तों चाट वाले को भी नहीं देखते, तुरंत उसकी आवाज से जो टन टन आवाज करता है, आइसक्रीम वाला जो ध्वनि करता है, आपने देखा भी नहीं, पर आप तुरंत समझ जाते हैं कि चाट वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया, और आपके मुंह में पानी आना प्रारंभ हो जाता है। यही दोस्तों स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया होना प्रारंभ हो जाता है, यही स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया होती है। जैसे कि आप जानते हैं इन्होंने प्रयोग किया, कुत्ते पे बुक थी इनकी, इसी पे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी दोस्तों, कंडीशनल रिफ्लेक्शन। कंडीशनल रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती थी, और इनको लार ग्रंथि प्राणी प्राचन प्रभाव पे भी इन्होंने किया था प्रयोग, आप सभी जानते हैं स्टडी। और इनको दोस्तों साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता था, यानी शरीर शास्त्री भी पावलोव को कहा जाता था। तो इनके प्रयोग दोस्तों इन्होंने क्या किया, पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, भोजन रखा तो स्वाभाविक बात है दोस्तों लार आना प्रारंभ था। स्वाभाविक बात है, जैसे ही कुत्ते ने भोजन देखा तो उसको लार आना स्वाभाविक है। अनुबंध कैसे हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, भोजन का स्वाभाविक उद्दीपक रखा, और घंटी यानी अनुबंधित यानी अनकॉन्स्टिबल स्टिमुलस दोस्तों इसे कहते हैं, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं इसे। और स्वाभाविक अनुक्रिया की, लार गिराना इसका स्वाभाविक था दोस्तों। क्या किया, लार गिराना किया। इस बार इन्होंने जब भोजन प्रदान किया दोस्तों, तो इन्होंने घंटी बजा के, जिसे कि अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं दोस्तों, तो स्वाभाविक भोजन भी दोस्तों, तो क्या हुआ, लार स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। पर दोस्तों उसके पश्चात जब इन्होंने घंटी बजाई, जिसे कि अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता था, तो लार गिराना भी प्रारंभ हो गया, जिसे कि स्वाभाविक अनुक्रिया कही गई। जो कि अभी दोस्तों इन्होंने भोजन भी नहीं देखा, इसने कुत्ते ने भोजन भी नहीं देखा, और इसने दोस्तों स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगी, यानी कि इसका अनुबंध हो गया, अनुबंधित हो चुका था ये घंटी से, कि जब जब घंटी बजे तब तक इसके मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो जाए।
जैसे दोस्तों एक और चीज बताता हूं, और अगर आपको समझ में नहीं आया और क्लियर बताता हूं दोस्तों आपको। जैसे आपने देखा कि जैसे ही रत्नेश सर आए वैसे ही आपको दोस्तों रसमलाई, तुरंत रत्नेश सर जैसे ही ब्लैक टी शर्ट पहन के आते हैं उस दिन सभी बच्चों को रसमलाई मिलती है, बांट दी जाती है कि अरे यार आज रत्नेश सर आए हैं, ब्लैक टी शर्ट में पहन के आए हैं, एकदम आज रसमलाई मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा रोज होने लगा, और दिन में और भी टी शर्ट पहन के आता था और चीज कलर पहन के आता था, पर जिस दिन मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के आता था उस दिन मैं सभी बच्चों को रसमलाई बांटता था कि आज मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के आया हूं तो रसमलाई मिलनी है। तो बच्चे दोस्तों बार बार जब ये प्रक्रिया होती थी, रोज होता था, पर डे होता था, तो बच्चे ये जान चुके थे कि जब रत्नेश सर ब्लैक टी शर्ट में आएंगे तब हमें रसमलाई मिलेगी। तो दोस्तों जैसे ही मैं रूम में एंट्री किया, क्लास रूम में जैसे ही मैंने एंट्री की, बच्चे देखे कि रत्नेश सर आज ब्लैक टी शर्ट पहने, बस तुरंत उनके मुंह में पानी आ गया, तुरंत वो समझ गए आज तो रसमलाई मिलेगी, रत्नेश सर आ गए ब्लैक टी शर्ट में, क्या बात है। तो क्या हो गया दोस्तों, उनका ब्लैक टी शर्ट से अनुबंध हो गया था, स्थापित हो गया था। वो ये जान चुके थे कि जब जब ब्लैक टी शर्ट पहन के रत्नेश सर आते थे तब तक दोस्तों उन्हें रसमलाई मिलनी है। तो यानी उनका अनुबंध किससे स्थापित हो चुका था, ब्लैक टी शर्ट से हो चुका था। इसी प्रकार से वो क्या करते थे, प्रतिक्रिया करते थे, उसी प्रकार से वो दोस्तों सोचते थे, विचारते थे। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये आपके आरओ का समीक्षा कंप्लीट कोर्स मात्र 2,499 रुपए में, डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों जैसे उद्दीपक समानीकरण की बात की जाए, यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन दोस्तों, जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति सीख लेता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पावलोव के प्रयोग में अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा था, क्या था? ऑप्शन दे देगा, घंटी थी, भोजन था, कुत्ता था, या इनमें से कोई नहीं। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? घंटी थी दोस्तों। क्या था? घंटी थी। घंटी बजाते थे तो बार बार घंटी बजाने से ही कुत्ता क्या करता था, कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ कर देता था। यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस का काम किसने किया, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक का था दोस्तों, क्या था आपका? घंटी थी। तो उस उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता था। यानी कि आपका उद्दीपक समानीकरण का अर्थ ये होगा, जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ता ये जानता था, कोई भी घंटी, ये नहीं कि वही घंटी, कोई भी घंटी बजी तो कुत्ता तुरंत मुंह से उसके लार गिरना प्रारंभ हो जाता कि अरे भाई, यानी कि घंटी बजी तुरंत, यानी भोजन मिलना आ जाएगा दोस्तों। यानी कुत्ता बस घंटी से उसके संबंध बन गया था। जैसे दोस्तों हम सभी बच्चे हैं, हम सभी जब स्कूल में पढ़ते थे, बचपन में आप सभी को याद होगा, जब आप बचपन में प्राइमरी में पढ़ते थे या अभी भी दोस्तों, तो बड़ी भी कॉलेज में जैसे टाइम से हो जाता है, पर अभी भी आपकी बेल बजती होगी। जैसे ही फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, एक बेल बजी, हाँ भाई फर्स्ट पीरियड खत्म हो चुका है, आप पता चल गया कि हाँ फर्स्ट पीरियड खत्म हो। फिर दूसरी बेल बजी, फिर दूसरा तीसरी बेल बजी, तो वो हमें, उससे हम समझ जाते थे कि अब तीसरा पीरियड लगने वाला है। फिर दोस्तों आपके लंच का भी बेल बजती थी कि खूब टन 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 लंच हो गया भैया, ऐसे। फिर जब छुट्टी होती थी फिर लगातार बजता था। तो ये चीजें थी दोस्तों। तो हमें पता था कि अब भाई इतनी बेल बजेगी, जब टन 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 टन, तब हमारी छुट्टी होगी। कभी कभी कुछ शरारत बच्चे करते थे कि बीच में ही जाते थे, बजा देते थे टन 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 टन, तो बच्चे चल देते थे, अरे छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। तो वो चीज था, क्योंकि सारे बच्चे जान चुके थे कि इस प्रकार की अगर ध्वनि आएगी तो वो क्या होगी, हमें मालूम है भाई छुट्टी हो गई। भले कोई भी टाइम हो, अभी आपके स्कूल बंद होने का टाइम नहीं हुआ है, पर घंटी अगर बज गई ऐसे, तो बच्चे जान चुके थे कि भाई ऐसी घंटी बजी टन 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 टन, तो यानी कि हमारी छुट्टी हो गई, चाहे टाइम हुआ हो चाहे न हुआ हो। उसी प्रकार से उद्दीपक समानीकरण यानी अनकंडीशनल दोस्तों, यानी कोई भी घंटी बजती थी, कोई भी घंटी बजती थी तो कुत्ता क्या करता था, लार गिराना प्रारंभ कर देता था। यानी अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था दोस्तों, क्योंकि उसका घंटी के साथ अनुबंध स्थापित हो चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं विलोपन की दोस्तों। अगर स्वाभाविक उद्दीपक घंटी कंडीशनर स्टिमुलस के बाद भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका सर? जैसे कि ये कहा गया कि अगर स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी कंडीशनल स्टिमुलस के बाद भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न किया गया दोस्तों, भोजन न प्रदान किया गया,
तो कुछ समय बाद यानी जो रिस्पॉन्स यानी प्रक्रिया करता है कुत्ता, वो करना बंद कर देगा। जैसे आपने घंटी बजाई दोस्तों, और घंटी बजा के आप उसको एक बार दो बार आपने भोजन दिया, ठीक है, चलिए अब आपने क्या किया कि आपने चेक किया कि चलो भाई घंटी बजाए, फिर आपने भोजन देना बंद कर दिया। कई बार आपने ये प्रक्रिया की कि कई बार आप घंटी बजाते पर कुत्ते को आप भोजन नहीं देते। तो दोस्तों कुत्ता भी चालाक है, कुत्ता समझ जाएगा कि ये कई बार आपने प्रक्रिया की पर उसे भोजन आपने नहीं दिया, तो यानी कि अब वो दोस्तों लार नहीं गिराएगा, क्योंकि कुत्ता ये समझ चुका है कि ये बंदा हमें बेवकूफ़ बना रहा है, घंटी बस बजा रहा है, भोजन नहीं देगा, तो वो प्रक्रिया भी नहीं करेगा दोस्तों। वही बात है, वही कहलाता है आपका विलोपन। क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है दोस्तों। यानी कि घंटी की आवाज़ के बाद भी अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ये आपका क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए विभेद की दोस्तों। अगर विभेद की बात की जाए तो इसमें व्यक्ति दोस्तों ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। कभी कभी दोस्तों अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद भी कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। दोस्तों कई घंटियां होती हैं, घंटियों की वैरायटी तो कई होती है, आप जानते ही हैं। कई चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे आपकी बेल लगती है तो बेल की भी आवाज़ है दोस्तों। पर अगर उसी घंटियों में दोस्तों कई घंटियों की आवाज़ आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, पर कुत्ता दोस्तों जानता है कि किस घंटी की आवाज़ से मुझे खाना मिलेगा। वो पहचानता है, उस घंटी की आवाज़ को पहचानता है। जैसे आप दोस्तों मैं और भी टी शर्ट कोई भी पहन के आऊँ तो आपको कोई रिस्पांस नहीं होगा कि अरे रत्ने से कोई भी टी शर्ट लाल पहन के आए, पीला पहन के आए। पर जैसे ही मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के आता हूँ तभी आपका रिस्पांस होता है कि अरे यार ब्लैक टी शर्ट रत्ने सर पहन के आए हैं, आज मिलेगी रसमलाई। तो दोस्तों ब्लैक टी शर्ट से आपका संबंध बना है, न कि और भी टी शर्ट में कोई पहन के आता हूँ, जैसे व्हाइट टी शर्ट पहन के आया, येलो टी शर्ट पहन के आया, तो कोई संबंध आपका नहीं बना। पर जैसे ब्लैक टी शर्ट आपने देखा, अरे रत्ने सर आज तो रसमलाई मिलनी तय है, तो वो चीज़ है दोस्तों। उसी प्रकार से कुत्ता भी दोस्तों उस घंटी की आवाज़ को पहचान चुका था कि वो घंटी बजेगी तभी मैं रिस्पॉन्स करूंगा, तभी मैं प्रतिक्रिया करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो वही क्या कहलाता है? वही आपका विभेद कहलाता है दोस्तों। यानी कुत्ता जान जाता है। ये आपका वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर दोस्तों, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों ये है, तो यानी कि आपसे दोस्तों से जान जाता है। दोस्तों सबसे जरूरी बात है एक चीज और जानना कि आखिर ये जो प्रक्रिया थी जो आपने सीखा कि उदाहरण इवान पावलोव का जो प्रयोग था वो आखिर बच्चों से किस प्रकार संबंधित था, बच्चे किस प्रकार से इसको सीख सकते थे। इवान के पावलोव के इस प्रयोग से उसने ये कैसे साबित किया कि अधिगम में इसका ये सिद्धांत काम आएगा। तो दोस्तों उसका कहना ये था कि बच्चों को कोई भी चीज़ें अगर हम सिखा रहे हैं तो किसी चीज़ से जोड़ के हम सिखाएं। जैसे कि हम दोस्तों कोई भी घटना सिखा रहे हैं, कोई भी भाषा सिखा रहे हैं, तो उन्हें किसी चीज़ से संबंधित जैसे दिखाया जाए कि बेटा ये देखो क्या होता है, ये बोतल है। क्या है बेटा? ये बोतल है। ये क्या है? बोतल है। इसमें हम क्या भरते हैं? पानी। पानी को क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है बेटा? जल का सूत्र H2O होता है। तो पानी, तो दोस्तों किसी भी चीज को आप अगर जैसे कि बच्चे को सिखा रहे हैं तो किसी चीज से जोड़ के संबंधित जोड़ के सिखाइए। किसी चीज से जोड़ के, जैसे उसके घर से, किसी भी सामान से, किसी भी चीज से, बहुत सारी चीजें हैं। कोई लैंग्वेज भाषा सिखा रहे हैं, कोई चीज आप सिखा रहे हैं, तो उसके जीवन से संबंधित चीजों से जुड़ी हुई चीजों से दोस्तों अगर आप सिखाएंगे तो वो जरूर सीखेगा। यानी कि उसका किसी न किसी भाव से कनेक्ट होता है दोस्तों। जैसे बच्चों का उनका जो कनेक्शन होता है वो अपने घर की चीज़ों से होता है, अपनी मातृभाषा लैंग्वेज से होता है। उनकी लैंग्वेज में अगर आप सिखाएंगे, उनकी मातृभाषा के रूप में अगर उन्हें सिखाएंगे चीज़ों को, तो बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे। क्योंकि पहली वरीयता ये रहेगी कि वो अपनी मातृभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। दूसरी चीज़ वो दोस्तों, आप जो चीज़ें समझाना चाहते हैं वो सरल भाषा में समझ जाएंगे कि हाँ सर ये बात बताना चाह रहे हैं, सर ये बता रहे हैं कि भाई पानी है, जल है, जल का यानी कि सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो आपने पानी से संबंधित उनको सूत्र बता दिया कि भाई पानी का सूत्र जो होता है वो H2O होता है। ऐसे आपने पानी से संबंधित चीजें उनको बताई, बोतल वोतल दिखाई, तो वो कभी भी उनके दिमाग से हटेगी नहीं।
उनके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगी, अरे हाँ यार जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र H2O होता है, तो वो कभी भूलेंगे नहीं। तो उनके जीवन से संबंधित कोई भी चीजें अगर आप सिखाएंगे तो बालक कभी भी कोई चीज को भूलेगा नहीं, रिलेट करके दोस्तों। तो इसीलिए एक अध्यापक की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी वो शिक्षण कार्य करे तो बच्चों के जीवन से, बच्चों से रिलेटेड चीजें संबंधित करके दूसरी चीजों को समझाए, उसको दोस्तों उसकी मातृभाषा के रूप में समझाए। पहले सरल सरल दोस्तों क्वेश्चंस दे, उसके बाद टफ क्वेश्चन बताए। जैसे कि अगर आप पहले उसके पूर्व ज्ञान के, बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाएं कि आखिर बालक को कितने नॉलेज है, कितना ज्ञान है, उसके बाद ही दोस्तों उसको अन्य चीजें बताएं। जैसे कि अगर आप दोस्तों मैथ के टीचर हैं तो आप बालक को देखेंगे पहले कि बालक को प्लस करना आ रहा है, माइनस करना आ रहा है, डिवाइड करना आ रहा है, मल्टीप्लाई करना आ रहा है, तब तो आप उसको सूत्र क्वेश्चन देंगे। जैसे आपने उसको क्वेश्चन दे दिया कि बेटा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 5, अब इसको सॉल्व करो। आपका सरलीकरण का जो होता है, बोडोमॉस का आपका क्वेश्चन होता है, ऐसे ही सॉल्व होता है। अब आपको बालक को पहले प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना अगर आपने नहीं बताया है तो क्या बालक ये सॉल्व कर पाएगा? नहीं सॉल्व कर पाएगा, कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो पहले आप उसके बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाएं कि बालक को प्लस करना आ रहा है, माइनस करना आ रहा है, डिवाइड करना आ रहा है, मल्टीप्लाई करना आ रहा है, तब जाके दोस्तों उसको कठिन यानी कि क्वेश्चंस दें, कठिन वो प्रश्न दें, तब वो बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएगा। तो ये चीजें थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये इवान पावलोव। दोस्तों ये इवान पावलोव यही चाहते थे, अधिगम की प्रक्रिया। जैसे दोस्तों थार्नडाइक ने बताया कि स्टिमुलस को देख के, जैसे बिल्ली ने स्टिमुलस को देखा और प्रक्रिया करना प्रारंभ कर दिया, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, बिल्ली जैसे आप कह रहे हैं बच्चे स्टिमुलस का होना बहुत ही आवश्यक है, उद्दीपक का होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा नहीं, अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस भी है तो भी बच्चे रिस्पांस करेंगे, चीजें रिस्पांस करेंगे, लोग रिस्पांस करेंगे, लोग सीखेंगे, अधिगम की प्रक्रिया होगी। तो हर मनोवैज्ञानिक एक दूसरे की बातों को काटने में लगा हुआ था। और पर दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में उन्होंने अपने अलग अलग थॉट प्रेजेंट किए। थार्नडाइक ने अलग प्रेजेंट किया, स्किनर ने अलग प्रेजेंट किया और पावलोव ने अलग प्रेजेंट किया। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों ने अपने अपने थॉट्स प्रेजेंट किए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था सभी विद्वानों की थॉट्स। तो दोस्तों एक बार आप जान लीजिए कि ये है आपका दोस्तों सिद्धांतों के उपनाम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांतों के उपनाम दोस्तों एक बार पढ़ लीजिएगा सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि कभी कभी दोस्तों जैसे आप जानते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये सारी चीजें सभी बच्चे जानते हैं कि सारे बच्चे ये कॉमन सेंस है कि भाई शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया था। ये चीजें हमें याद है, ये मालूम, क्वेश्चन में आया तुरंत हमने मार दी। पर अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, आपसे पूछ लिया कि बताइए अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, अब आपसे संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पूछ लिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत पूछ लिया, शरीर शास्त्री का सिद्धांत किसे दिया गया था, तब अगर आपको ज्ञान है कि हाँ वो भाई पावलोव महोदय ने दिया था, तब तो आप लगा पाएंगे, तब तो आप बता पाएंगे। अन्यथा आप बता पाएंगे कि बताइए शरीर शास्त्री का सिद्धांत किसने दिया था, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों इस सिद्धांत को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, इन सारे सिद्धांत को, क्योंकि आपसे कोई भी सिद्धांत पूछा जा सकता है। अब आप जानते हैं कि आपके जो यूपी टेट है, सी टेट है दोस्तों, वो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या हो रहा है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस को घुमा के पूछ रहे हैं जैसे कि बच्चे कंफ्यूज हो। और आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपसे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक काम करना होगा दोस्तों, एक ब्रह्मास्त्र है जिसका एक ब्रह्मास्त्र तीर जैसे माना जाता है ना, जो कि अचूक है दोस्तों। इस ब्रह्मास्त्र तीर का नाम है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना ज्यादा से ज्यादा हो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको दो चीजें होंगी सही दोस्तों। पहला टाइम मैनेजमेंट, पहला क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट। टाइम, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एग्जाम में सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता क्या है, समय।
इतना तेज भागता है कि 2 घंटे का समय लगता है 2 मिनट। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कहिए। हाँ सर, बहुत ही तेज भागता है। तो इसको मैनेज की हुआ जाए, ऐसे लगता है कि यदि यार ये 2 घंटा समय 2 मिनट लगेगा। क्योंकि दोस्तों 5 सेक्शन हमारे होते हैं, 5 सब्जेक्ट हमारे माने जाते हैं। हिंदी है, दूसरा है ईवीएस है, तीसरा आपका सीडीपी है, चौथा आपका मैथ है, और 5वां आपकी लैंग्वेज होती है। दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5वां आपकी लैंग्वेज है। कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं और कुछ बच्चे क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, और कुछ को उर्दू लेनी है तो उर्दू ले लेते हैं। 5वां आपका लैंग्वेज होता है। दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो 30-30 क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के होते हैं, यानी कि 150। यूपीटेट और यूपीटेट और आपका सीटेट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपका हो गया। और समय दोस्तों आपके पास बहुत ही कम होता है कि भाई किसमें सबसे पहले समस्या होती है बच्चों में कि क्या पहले सॉल्व करें, मैथ पहले सॉल्व करें, सीडीपी सॉल्व करें, ईवीएस सॉल्व करें कि हिंदी सॉल्व। तो दोस्तों आप वही अपना यानी वही कोई सब्जेक्ट सॉल्व करिए जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है। जैसे अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी पहले सॉल्व करिए, सीडीपी अच्छी है सीडीपी सॉल्व करिए, आपका अगर ईवीएस अच्छा है तो ईवीएस। मैथ को स्टार्टिंग में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप फंस सकते हैं, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के पहले अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया तो उसका आप पे बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके एग्जाम पे। तो कॉन्फिडेंस हाई लेने होने के लिए आपको, जब दोस्तों आप हिंदी का लगा रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अरे यार क्या बात है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अरे यार हिंदी अच्छा सॉल्व चला गया, ईवीएस अच्छा चला गया, अरे सीडीपी भी अच्छा चला गया, चलो मैथ में तो थोड़ा बहुत भी है तो हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होना बहुत ही आवश्यक। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, अगर आप डेली लगा रहे हैं तो आपका ये टाइम मैनेजमेंट सेट हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ है। टाइप पता चल जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से सिलेबस के दौरान क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो चीज़ है, इसलिए ये भी आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा खासा आपके पास क्वेश्चन बैंक तैयार है। अगर आप रोज बताइए 150 लगा रहे हैं क्वेश्चन, 100 भी लगा रहे हैं, तो 30 दिन में सोचिए कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर आप अभी से ये करना प्रारंभ करिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अभी से आपने अगर तैयारी शुरू कर दी तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी दोस्तों, ये मेरा वादा है आप सभी का। तो अभी से दोस्तों तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी, और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।